नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार का समर्थन कर घिरे नीतीश नायडू की, वक्फ बिल को मिली हरी झंडी की। देखेंगे वक्फ बिल पर तेज होती सियासत को, बाबा बागेश्वर के देश बांटने वाले मॉडल को, और बुलेटिन के आखिर में एक नजर राहुल गांधी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के रुख पर। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ बिल को जबरन पारित कराने वाले सोनिया गांधी के बयान पर भड़के ओम बिरला, बयान को बताया संसदीय गरिमा के खिलाफ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिले पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस, भारत ने माहौल खराब करने वाली बयानबाजी से बचने की दी सलाह। बैंकॉक में किया जा रहा है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन। वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी होगी, जनता को इसे समझने के लिए और देना चाहिए था समय। वक्फ को समर्थन देने पर नीतीश कुमार पर हमलावर हुई आरजेडी, पटना में लगाए गए पोस्टर, लिखा ईद में टोपी, वक्फ में ठगी, गरमाई सियासत। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की आयु में निधन। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ली अंतिम सांस। 5 अप्रैल को जुहू में होगा अंतिम संस्कार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। मोदी सरकार के लिए वक्फ बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का अहम रोल रहा। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के बीच भारी असंतोष दिखाई दे रहा है, जिसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। तो कैसे बिल पर मोदी सरकार को समर्थन देकर घिर गए नीतीश नायडू, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मुस्लिम समाज से जुड़े होने के चलते वक्फ संशोधन बिल को संसद में पास कराना बीजेपी को आसान नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के सहारे सारी अड़चनों को पार करते हुए बहुमत के साथ बिल को पास कराने में कामयाबी हासिल कर ली। मोदी सरकार के लिए वक्फ बिल को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू से लेकर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, जयंत चौधरी की आरएलडी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी का अहम रोल रहा था। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल के वोटिंग पैटर्न को देखें तो साफ है कि अगर बीजेपी को अपने सहयोगियों का साथ ना मिला होता तो बिल को पास कराना आसान नहीं होता। वक्फ बिल के समर्थन करने का पॉलिटिकल इनसाइड इफेक्ट भी सामने आने लगा है। जेडीयू से लेकर आरएलडी से मुस्लिम समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन करने के चलते मुस्लिम सियासत गरमा गई। जेडीयू के नेताओं के बगावत का झंडा भी उठा लिया है, जो नीतीश कुमार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी पर निशाना साधा। ओवैसी ने सभी नेताओं को चुनौती दे डाली। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि मुस्लिम चारों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम विरोध वक्फ बिल पर समर्थन किया है। बीजेपी को भले ही मुस्लिम वोटों की परवाह न हो, लेकिन टीडीपी, जेडीयू, आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपी को मुस्लिम वोट की दरकार हमेशा रहती है। बिहार में मुस्लिम 17%, आंध्र प्रदेश में 9% और यूपी में 22% आबादी मुस्लिमों की है। इन तीनों ही राज्यों में मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सहित एनडीए के उन सहयोगी दलों को निशाने पर ले लिया है। इस तरह विपक्ष अब बीजेपी के सहयोगी दलों को मुस्लिम विरोधी कटघरे में खड़ी करने की कवायद में जुट गई है। तो याद हो, बिहार में 5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्फ बिल को आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक अपना हथियार बनाने में जुट गई है। असदुद्दीन ओवैसी भी इसको लेकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाने की तैयारी में है। विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम संगठन तक ये बताने में जुट गए हैं कि मोदी सरकार का मकसद सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना और हिंदुत्व की विचारधारा लागू करना है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार पहले ही चुनौती से जूझ रहे, तो आरएलडी के लिए चिंता बढ़ गई है। बीजेपी के साथ होने के चलते मुस्लिम पहले से नाराज है और अब वक्फ पर समर्थन करके अपना मुस्लिम समीकरण बिगड़ गया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसका क्या असर देखने को मिलता है। तो एक लंबी बहस और विवाद के बाद संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल 2025 को मंजूरी मिल गई। हालांकि मोदी सरकार के लिए इस बिल को पारित करवाना उतना भी आसान नहीं रहा। संसद में इस बिल पर काफी तीखी बहस देखने को मिली। देर रात चर्चा हुई। मोदी सरकार पर इस दौरान कई आरोप भी लगाए गए, हालांकि कम ही मार्जिन से, लेकिन राज्यसभा में भी बिल को पास करा लिया गया। तो क्या कुछ हुआ उस दौरान राज्यसभा में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आखिरकार मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल की परीक्षा में पास हो गई। वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले लोकसभा से पास कराया गया। इसी तरह दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी इसे मंजूरी दे दी गई। बता दें, वक्फ संशोधन बिल पर गुरुवार देर रात को 12 घंटे से भी ज्यादा लंबी चर्चा की गई। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े, और इस तरह बिल को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है, जो कि मोदी सरकार के लिए जरा भी मुश्किल टास्क नहीं है। हालांकि राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार के पसीने जरूर छूट गए। इसके पीछे वजह थी राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत का न होना। राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने वक्फ बिल पर कड़ा विरोध जताया। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक बताया। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
किरण रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को विधेयक से डराने का आरोप भी लगाया। तो विपक्षी इंडिया गठबंधन दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये असंवैधानिक है। इसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। उन्होंने दावा किया कि इस कानून का उद्देश्य मुसलमानों की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर निगमों को सौंपना है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ बिल पर कहा कि ये बिल अल्पसंख्यकों को तंग करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि 1995 के एक्ट में जो मौलिक तत्व थे उन्हें शामिल किया गया, लेकिन कई ऐसी बातें भी जोड़ी गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमागहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा में बिल पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा में भी वक्फ बिल को पारित कर लिया गया। मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मोहर तो लग गई और राष्ट्रपति की मंजूरी भी लगभग आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती दिख रही। जहां एक तरफ बिल के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है, तो वहीं जेडीयू में भी भयंकर बगावत मच गई है। तो क्या है मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल 2025 भले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन इसे लेकर सियासी खींचतान अभी भी जारी है। अब ये मामला संसद से निकलकर सड़क और कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी दल जहां इस बिल के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस बिल की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला कर लिया है। खबर आ रही है कि कांग्रेस इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने की तैयारी में है, जो कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि कांग्रेस बहुत जल्द वक्फ बिल की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें, इससे पहले वक्फ बिल को लेकर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हर मंच पर आवाज उठाते रहेंगे। भारत की बड़ी संख्या में दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के इशारे पर देर रात 2 बजे संशोधन अपनाना संविधान की संरचना पर हमला है। इस बीच बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि जेडीयू में भयंकर बगावत मच गई। नीतीश कुमार के बिल पर मोदी सरकार को दिए समर्थन के बाद नाराज 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद कासिम अंसारी भी शामिल है, जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी के साथ वक्फ बिल को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद ने भी अपना विरोध जताया है। जमीयत के यूपी के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने इसे लेकर कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ के खिलाफ विरोध में दिल्ली, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में रैलियां की। हम आगे भी विरोध करते रहेंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद की वर्किंग कमेटी की बैठक में बीते दिन ये तय किया गया है कि इस कानून के पारित होने के बाद वो इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में वक्फ विधेयक के पारित होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये कदम सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के सामूहिक प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो लंबे समय से हाशिए पर है, जिन्हें आवाज उठाने और अक्सर दोनों को वंचित रखा गया है। हालांकि सवाल फिर वही है कि किसी तरह बिल को दोनों सदनों में पास तो करा लिया गया, लेकिन इस पर देश भर में सियासत गर्मा गई। संसद सत्र के आखिरी दिन भी इस बिल को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। उधर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहला जुमा है। यूपी के कई शहरों में तनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया है। दिल्ली, मुंबई सहित देश के दूसरे शहरों में भी पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दी। पर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रख दी है, जिस पर चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि जिस हिंदू राष्ट्र का ख्वाब पर्ची वाले बाबा देख रहे हैं उसमें संविधान का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो क्यों बाबा के हिंदू गांव पर उठ रहे सवाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू क्रांति अभियान चलाने की घोषणा कर दी है। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐलान किया है, और ये ऐलान है हिंदू गांव बनाने का, यानी एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। इस गांव में मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोगों का आना मना होगा। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये गांव संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से चलाया जाएगा, जिस पर सवाल उठने लगे हैं कि हिंदू गांव के बहाने देश को बांटने की रीव रखी जा रही है। साथ ही सवाल बाबा बागेश्वर के क्रियान्वयन पर भी उठ रहे हैं। दरअसल हिंदू गांव के बहाने बाबा बागेश्वर ने प्रॉपर्टी डीलरिंग का नया धंधा शुरू किया है, जहां बाबा के हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। दूसरे फ्लोर की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस हिंदू गांव में रहने वाले लोगों को पहले एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए देने होंगे। इसके बाद बाकी का पैसा हर महीने किश्तों में देना होगा।
यानी ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल वैसा होगा जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर ग्राहकों को फ्लैट बेचता है। बता दें, बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन में भवन निर्माण होंगे। यहाँ रहने वालों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी रखी गई हैं, जिन्हें पूरा करना होगा। इस मौके पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। तब कहीं जाकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। लेकिन खुद को कट्टर सनातनी और हिंदुओं का मसीहा समझने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये समझना होगा कि हमारा देश कानून और संविधान से चलता है, जो कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी भारत में कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है। यहाँ नागरिकों को अधिकार है स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने का, उसका पालन करने का। हर नागरिक को संविधान में अधिकार और आजादी मिली हुई है। ऐसे में हिंदू गांव वाली घोषणा और बयान न केवल देश का माहौल खराब करने जैसा है, बल्कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने जैसा भी है। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। वीर सावरकर पर विवादित बयान देने के मामले में निचली अदालत से जारी समन को हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला जिस पर टिका हुआ है पूरा विवाद, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीर सावरकर पर कथित टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इनकार कर दिया है। बता दें, राहुल गांधी ने याचिका दाखिल करते हुए निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनको समन जारी कर जुर्माना लगाया गया था। इस पर न्यायालय ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उनकी वर्तमान याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती, जिस पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी के साथ मोदी सरकार की साजिश करार दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मामले पर अदालत से ऐतिहासिक साक्ष्य पेश करने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सावरकर के परिजनों ने एतराज जताया था। इस पर कहा गया कि अगर मुकदमा साक्ष्यों के आधार पर चला तो सावरकर का पूरा सच सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल कोर्ट के इस रुख ने राहुल गांधी को फिर से इस मामले में उलझा दिया। बता दें, इससे पहले मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कांग्रेस सांसद पर 200 रुपए का जुर्माना लगा था। इसी के साथ लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 मार्च 2025 को राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी थी कि वो 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो, वरना उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें समन आदेश और जुर्माने को चुनौती दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। वकील ने कहा कि अब वो एक और याचिका दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। अर्जी में ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर समेत अन्य कई अपमानजनक बातें कही, जिस पर ये पूरा विवाद घेराया हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।